जंगल में वो वक्त था जब पेड़ जरा झुक के बातें करते थे और पत्तों के दरमियां चलती हवा कोई दास्तान सुनाती थी। कुछ दूर एक पुराना बरगद था जिसकी जड़ों ने जमीन को जैसे अपनी बाहों में ले रखा था। वहीं से थोड़ा आगे एक पतली सी कच्ची सड़क जंगल के दिल से गुजरती थी और उसी कच्ची सड़क पर एक जोड़ा मोर और मोरनी अपने रोज की तरह टहल रहे थे। मोर हमेशा से जरा फख्र वाला था, गर्दन ऊंची, चाल में ठाठ और पंखों में जैसे कोई फसाना छुपा हो। मगर मोरनी का मिजाज मुख्तलिफ था, चुप, गहराई लिए हुए। उसकी आंखों में अक्सर कोई अधूरी सी उम्मीद ठहरी रहती। उस रोज जब वो पगडंडी के मोड़ पर पहुंचे तो एक बेहद कमजोर मगर साफ सुनाई देने वाली आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज। मोरनी की चाल थम गई, उसकी गर्दन झुकी और कान आवाज की जानिब लगे। मोर ने फौरन कहा, कहीं कोई शिकारी ना हो, लौट चलो। मगर मोरनी नहीं मानी। ये आवाज शिकारी की नहीं, प्यारी नादान की है। उन्होंने धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाना शुरू किया। जैसे ही पास पहुंचे तो आंखों के सामने एक मंजर आया जो कलेजा चीर देने वाला था। एक नंगी, मिट्टी में लिपटी हुई नन्ही सी बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसका बदन कांप रहा था, आवाज भले हल्की थी मगर उसमें एक ऐसी तड़प थी जो सीधा दिल को चीरती थी। मोर पीछे हटने लगा मगर मोरनी की नजर ठहर गई और तभी उनकी नजरों के सामने से दो साएं भागते हुए गुजरे, एक लड़का और एक लड़की। कपड़े बेतरतीब, चेहरे उलझन में लिपटे हुए। एक लम्हे को मोरनी ने बस एक बात समझी, ये बच्ची उन्हीं की है और ये लोग उसे यूं ही छोड़कर भाग गए हैं, अपने किसी छुपे हुए रिश्ते की गवाही मिटाने के लिए। मोरनी ने धीमे से आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी चोंच से छुआ, फिर गर्दन झुकाकर उसकी हल्की सांसें सुनी। जिंदा थी मगर बहुत नाजुक। मोर पीछे से बोला, क्यों अपने आप को इस मुसीबत में डाल रही हो? इंसानों की चीजों में कूदना सही नहीं। मगर मोरनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मोरनी को याद आया कि वो खुद कभी मां नहीं बन पाई थी। वो झुकी और अपने पंखों के नीचे उस बच्ची को बहुत हिफाजत से समेट लिया। उस वक्त मोर खड़ा देखता रहा मगर कुछ न कह सका। शाम हो चली थी। जंगल के ऊपर हल्की नीली धुंध पसर रही थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। मोरनी उस बच्ची को लिए चुपचाप एक कोने में बने अपने पुराने बसेरे की तरफ लौटने लगी। उसके दिल में अब कोई खालीपन नहीं था, बस एक रिश्ता था, मां और बच्ची का। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस बच्ची का सच क्या है। वो रिश्ता जो उसे बना रहा था मां, बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। रात अब पूरी तरह जंगल पर छा चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे कोई अनकहा डर जंगल की फिजा में तैर रहा हो। मगर मोरनी के पंखों के नीचे एक नन्ही सी जान चैन से सोई पड़ी थी। उसने मोर की तरफ देखा, जो कुछ फासले पर खड़ा था, अभी तक कुछ हैरानी और ना समझने की हालत में। देखो, ये बच्ची अब मेरी है, मोरनी ने धीमे लेकिन बेहद यकीन से कहा। उसकी आवाज में ऐसा लहजा था जो एक मां का होता है। मोर ने कुछ देर तक सिर्फ उसे देखा, फिर बोला, लेकिन इंसान की औलाद को पालना आसान नहीं होता। उनकी जिंदगी हमारे जैसी नहीं होती। उन्हें चीजें चाहिए होती हैं, दूध, कपड़ा, नरमी, और हमारी दुनिया सिर्फ पत्तों और कीड़ों से बनी है। मोरनी ने उसकी बात पूरी सुनी, मगर उसकी नजरों में उस वक्त सिर्फ एक मंजिर था, वो प्यारी बच्ची जो अब उसके अंदर मां की पहचान जगा चुकी थी। मोरनी उसे लेकर उस पुराने शहतूत के पेड़ के नीचे पहुंची जहां दोनों अक्सर रात गुजारा करते थे। वहां एक घना झुरमुट था जो ठंडी हवाओं से कुछ हद तक महफूज रहता था। मोर ने पत्तों को अपनी चोंच से इकट्ठा किया, सूखे तिनकों की एक परत बिछाई और उस पर मोरनी ने बच्ची को बहुत नरमी से लिटाया। बच्ची अब भी बेहद कमजोर थी, उसका जिस्म ठंडा और सांसें उथली। मोरनी ने उसके आसपास अपने पंख फैलाकर एक घेरा बनाया, मां की हिफाजत का पहला लम्हा। मगर सवाल था, अब क्या? उस प्यारी बच्ची को खाना चाहिए था। इंसानी बच्चे दूध के बगैर जिंदा नहीं रहते, और ये तो जंगल था और वो भी एक मोरनी थी। लेकिन कुछ ही दूर उस जंगल के पूरब हिस्से में एक झुंड रहता था, बंदरों का झुंड, जो ज्यादातर ऊंचे पेड़ों पर दिन रात बिताते
और रात को एक साथ सोते। उस झुंड में एक बूढ़ी मादा बंदर थी जिसकी हाल ही में औलाद मरी थी। दूध अब भी उसके जिस्म में था मगर बच्चा नहीं। रात के वक्त वो बूढ़ी मादा अकेली थी। जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी फैली, वो घूमती घूमती शहतूत के पेड़ के पास आ निकली जहां मोर और मोरनी रहते थे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो मादा वहीं रुक गई। उसकी आंखों में अजनबीपन तो था, लेकिन कोई अजीब सी कशिश भी थी। मोरनी ने बच्ची को सीने से चिपकाया और देखा मादा बंदर धीरे धीरे करीब आ रही थी। झुकी और बच्ची को देखने लगी। एक लम्हा ऐसा था जैसे दो माएं एक दूसरे को समझ गईं, एक जिसकी औलाद छिन गई और दूसरी जो कभी मां बन नहीं पाई। मोरनी ने बच्ची को धीरे से आगे सरकाया। मादा बंदर ने एक झिझक भरी ममता के साथ बच्ची को गोद में लिया और वही हुआ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बच्ची को दूध मिल गया। मोर दूर से सब देखता रहा और फिर धीरे से पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये रिश्ता मुमकिन था। मुश्किल सही, मगर मुमकिन। अगले दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की दरारों से छनकर जमीन पर पड़ने लगीं, तो बच्ची की सांसें अब जरा गहरी हो गई थीं। गालों पर हल्की सी रंगत लौट आई थी। मोरनी ने उसका नाम नन्ही रख दिया, क्योंकि वो जानती थी ये बच्ची अब उसकी दुनिया की सबसे नाजुक, सबसे अजीज चीज है। मगर इस सुकून के नीचे एक बहुत गहरा खतरा भी था। इंसान। वो जो दो लोग भागे थे, वो कहीं वापस ना आ जाएं, या फिर कोई और इंसान जंगल में आ निकले और इस बच्ची की कहानी उजागर हो जाए। अब मोरनी को सिर्फ मां नहीं बनना था, उसे चौकीदार भी बनना था। मां जो न सिर्फ प्यार करती है बल्कि लड़ती भी है। मगर उस वक्त मोरनी को नहीं मालूम था कि जिस वक्त उसने बच्ची को उठाया था, कोई उसे देख रहा था। वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसान था। एक पुराना लकड़हारा जो जंगल के कोने में पेड़ काटने आता था। वो दूर से पूरी बात देख चुका था और अब उसके जहन में एक अजीब सी कहानी बन चुकी थी। एक मोरनी जो इंसानी बच्ची को उठाकर ले गई है, शायद किसी टोने या जादू की वजह से। अब उस लकड़हारे के पास कहने को एक अफसाना था कि मोरनी एक बच्ची को उठा लाई है। दोस्तों, इस लकड़हारे को आप अपने जहन में रखना, ये कहानी में बड़ा ही अहम किरदार साबित होगा। अगली सुबह जंगल की कुछ अजीब थी। हवा में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर दरख्तों के पत्तों में सरसराता फिर रहा हो। मोर एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा सब कुछ नजरों से देख रहा था। उसके नजदीक नीचे जमीन पर मोरनी ने बच्ची को अपनी नरम पंखों की ओट में छुपा रखा था, जैसे कोई मां आंचल फैलाकर अपनी औलाद की खतरों से हिफाजत कर रही हो। फिर अचानक दोपहर के वक्त वो बंदरियां जो बच्ची को दूध पिलाती थीं, चुपचाप चली गई, बिना किसी को कुछ कहे। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि ये दुनिया अब उसकी नहीं रही और उस बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी अब किसी और के कंधों पर है। अब मोरनी अकेली रह गई थी, अकेली लेकिन हिम्मत से भरी हुई। अचानक एक शाम मोरनी ने दूर किसी चीज की आहट सुनी। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। वो इंसानी कदमों की आवाज थी, वो लहजा जिसमें जंगल खामोश हो जाया करता है। बच्ची की सांसें तेज हो गईं, शायद उसे किसी अनदेखी याद ने छू लिया था। मोरनी ने झटके से अपने पंख और फैलाए। उसे एहसास था कि खतरा नजदीक है। जंगल के एक कोने से लकड़ियों की आवाज आई, फिर एक आदमी की सूरत, अधपके बाल, कंधे पर कुल्हाड़ी और आंखों में अजनबी सी थकान। वो लकड़हारा था। लकड़हारा कौन था? उसका नाम तो कहानी में बाद में आएगा, मगर चेहरा थका हुआ था, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया हो। मोरनी ने पेड़ की आड़ में छुपते हुए उस आदमी को देखा, लेकिन वो आदमी बच्ची की तरफ नहीं आया। वो तो दरख्तों की टहनियां काटकर बस अपना बोझ बांधने में लगा हुआ था। उसने बच्ची की आवाज तक नहीं सुनी। मगर दूर कोई और था, दो साए। वो दो लोग जो उस दिन जंगल से भागे थे, वही लड़का और लड़की जो अपने गुनाह को मिटाने के लिए नन्ही जान को जंगल छोड़ आए थे। वो बच्ची और मोरनी की तलाश में दोबारा जंगल आए थे, लेकिन सवाल ये था कि उन्हें कैसे पता चला बच्ची मोरनी के पास है और जिंदा है। इसका भी खुलासा आगे होगा। खैर, उन दोनों को उस दिन जंगल में मोरनी और बच्ची नहीं मिले। मोरनी अब बच्ची को अपने पंखों में लपेटे धीरे धीरे उसे लेकर झाड़ियों की तरफ खिसकने लगी। उसने वो जगह छोड़ दी जहां वो कई रोज से ठहरी थी।
अब हर पल उसकी कोशिश थी बच्ची को इंसानी नजरों से बचाकर किसी महफूज कोने तक पहुंचा दे। मगर जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कहीं से एक शिकारी का जाल लटका हुआ था, कहीं जमीन पर इंसानी बूटों के निशान। मोरनी को समझ आ गया था, अब सिर्फ पंखों से नहीं, दिमाग से भी उड़ान भरनी होगी। एक दिन मोरनी जंगल में बच्ची के साथ थी, तब अचानक एक आवाज आई, वो यहीं कहीं होनी चाहिए। मोरनी की रूह कांप गई। वो लड़का और लड़की फिर जंगल में थे। उनके चेहरे पर हवास बांखता सी बेचैनी थी। लड़की बार बार कह रही थी, अगर कोई देख लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें वो बच्ची चाहिए, अभी। अब तक जो हुआ था वो एक इत्तेफाक जैसा था, लेकिन अब जंगल की खामोशी टूट चुकी थी। मोरनी की आंखों में एक आग थी, एक तूफान था जो किसी भी कीमत पर उस बच्ची की हिफाजत में रुकावट डालने नहीं देगा। अब उसे खुद ही इंसान से लड़ने का वक्त आ चुका था। कोई इंसान मदद को नहीं आएगा, न कोई हाथ बढ़ेगा, सिर्फ वो और बच्ची। और उस लड़ाई में जीत हर हाल में उसकी होगी। मोरनी ने डरते हुए बच्ची को अपनी पंखों में और कस लिया। उसने अपनी जान की सारी ताकत संजोते हुए उसे एक खड़ी घास के झुरमुट में छुपा दिया ताकि कोई देख न सके। लेकिन उसके कानों में अब भी उस लड़के और लड़की की आवाजें गूंज रही थीं। वे दोनों करीब आ रहे थे, ज्यादा शोर करते हुए, ताकि किसी को शक न हो। ये खतरनाक था और मोरनी को इसका पूरा अंदाजा था। मोरनी ने धीरे से पंख हिलाए और बच्ची को ध्यान से पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे बर्फ जैसी खामोशी थी। वो पत्तियां जो उसे डुबोने की कोशिश करतीं, अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज में घुल रही थीं। तभी वो दोनों, लड़का और लड़की, जमीन पर पांव रखते हुए मोरनी के नजदीक पहुंचे। उनका चेहरा शिकारी की तरह था, एक तेज, छलने वाली नजर जो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए तैयार थी। मोरनी को समझ आ गया कि अब छुपना मुमकिन नहीं था। उसे हर हाल में अपनी हमले वाली कला दिखानी थी, ताकि बच्ची की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। मोरनी ने अचानक अपने पंख पूरी तरह से फैला दिए, जैसे किसी शिकारी पक्षी की तरह जो दुश्मन के सामने किसी भी वक्त हमला करने को तैयार हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में वह उथल पुथल चल रही थी जो किसी शेर की जैसी होती है। उसने रुख बदल लिया और सीधा उन दोनों इंसानों की तरफ दौड़ पड़ी। लड़का और लड़की, जो अब बच्ची के पास पहुंचने वाले थे, मोरनी को देखकर हड़बड़ी में आ गए। लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, उसे छोड़ो! लेकिन मोरनी ने डरने की बजाय और तेजी से दौड़ते हुए उन दोनों की तरफ एक डरावना मोर्चा ले लिया। लड़का, जो घबराया हुआ था, उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से मोरनी को डराने की कोशिश की, मगर मोरनी ने पल भर में अपने पैरों से हवा में कूदकर उस लकड़ी को झपटा और फेंक दिया। लड़की चीखी, हमारा बच्चा! लेकिन मोरनी ने अपनी चोंच से उनकी आवाज दबा दी। मोरनी अब पूरी तरह से उन दोनों के सामने खड़ी थी। उस पंखों के बने जाल की ताकत में कुछ था, किसी इंसान की वो आवाज जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए किसी भी तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार हो। ये सिर्फ एक लड़ाई का शुरुआत थी, क्योंकि मोरनी को अब यह एहसास हो गया था कि इंसान से जितना दूर रहना होगा, उतना ही बच्ची की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि अगर वो इस जिद्दोजहद को अब जीतने में कामयाब हो जाती है, तो न सिर्फ खुद को और बच्ची को महफूज कर पाएगी, बल्कि ये जंगल उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले सकता है। मोरनी ने अपनी पूरी ताकत एक बार फिर से जुटा ली। उसका दिल, जो पहले सिर्फ एक ममता से भरपूर था, अब उस शिकार की तरह डूबा हुआ था जो अपनी जान की हिफाजत के लिए किसी भी हाल में लड़ाई करेगा। उस बच्ची को बचाने के लिए मोरनी ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही लड़का और लड़की पास आए, मोरनी ने अपनी चोंच को खोला और एक कड़ा शोर मचाया। इस शोर ने लड़के और लड़की को सन्न कर दिया। लड़का हड़बड़ाते हुए लकड़ी उठाकर मोरनी की तरफ बढ़ा, लेकिन मोरनी की निगाहों में जो आग थी वो उसके कदमों को ठंडा कर गई। मोरनी ने झपटते हुए लड़के की लकड़ी को अपने पंखों से धक्का दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। लड़की चिल्लाई, कहां जा रहे हो, उसे मारो! लेकिन मोरनी की तेज आंखें, जो चांदनी की तरह चमक रही थीं, लड़के के दिल में एक अजीब सा डर भर चुकी थीं। मोरनी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और अपने पंखों के साथ लड़के और लड़की के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई।
लड़का और लड़की डरे हुए थे, लेकिन मोरनी ने एक और कदम बढ़ाया, इस बार अपनी चोंच से लड़की को धक्का देते हुए। लड़की गिरते हुए चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? मोरनी ने इसे एक झटका दिया और बच्ची को अपने पंखों में लपेटते हुए हवा में उड़ गई। लेकिन मोरनी की आंखों में ममता की एक नजाकत थी, वो बच्ची को लेकर उड़ गई थी। उसके पंख हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई हवाओं के साथ दौड़ता हुआ जंगली परिंदा। उसकी उड़ान अब किसी तितली की तरह नहीं थी, बल्कि किसी शिकारी की तरह तेज और खतरनाक थी। मोरनी तो उड़ गई, लेकिन एक और सवाल रह गया था, जो अब सभी की जुबान पर था। ये दोनों, लड़का और लड़की को ये कैसे पता चला कि बच्चा मोरनी के पास था? दरअसल जब शुरू में वो लड़का और लड़की बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग रहे थे, तो लड़की अचानक पीछे मुड़कर देखने लगती है। उसकी नजर बच्ची और मोरनी पर पड़ती है और वो देखती है कि मोरनी बच्ची को प्यार कर रही है। तो उसकी नजरें अचानक मोरनी और उस बच्ची पर टिक गईं। उसकी आंखों में पहले जैसी बेपरवाही और दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अब एक गहरी उलझन और हैरानी झलक रही थी। लड़की ने लड़के से धीमे से कहा, देखो, वही बच्चा मोरनी के पास है। लड़का पलट कर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में भी वही डर था जो अब लड़की के चेहरे पर था। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर उनका ये गलत काम खुल जाता तो उनके रिश्ते की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती थी। वो पीछे मुड़े ताकि इस बार बच्ची को पूरी तरह से खत्म कर दें, और इसके साथ साथ अगर ये मोरनी कुछ कहे तो इस मोरनी को भी मार डालें। लेकिन तभी अचानक एक गहरी दहशत से भरी आवाज सुनाई दी, एक शेर की दहाड़। लड़के और लड़की के जिस्म में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि उन दोनों का दिल हलचल में आ गया। क्या ये सच में शेर था? लड़की की आवाज में घबराहट थी और लड़का सहम कर कुछ नहीं कह पाया। उन्हें लगा कि ये शेर उनकी तरफ आ सकता है, और वो फिर से अपने किए पर पछताने लगे। लड़का और लड़की अब मोरनी और बच्ची की तरफ बढ़ने से कतराने लगे। उनके अंदर एक अजीब सा डर था, और ये समझ आ रहा था कि जंगल में शेर जैसे जानवरों की मौजूदगी उनके लिए काफी खतरनाक हो सकती थी। फिर भी लड़के ने कहा, हमें अब वापस लौटना चाहिए, यहां हमारा कोई काम नहीं है। इस मोरनी और बच्ची को फिर कभी देखेंगे। लड़की ने सिर झुकाया और हल्की सी आवाज में कहा, हमें इस बच्ची का पीछा करने के बारे में और सोचना चाहिए, लेकिन पहले हमें इस जंगल से बाहर जाना होगा। यहां कुछ भी मुमकिन नहीं है। वो दोनों वापस लौट जाते हैं और फिर दोबारा जंगल में बच्ची और मोरनी के पास उन्हें खत्म करने आते हैं। जब मोरनी ने उस नन्ही बच्ची को अपनी चोंच में उठा लिया और उसे जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गई, जंगल की हवा जो पहले कभी उन्हें इतनी हल्की और ताजगी से भरी लगती थी, अब जैसे कोई गहरी उलझन में बदल चुकी थी। लेकिन मोरनी ने अपने दिल में एक बात ठान ली थी, उस बच्ची को वो अपनी जान से भी ज्यादा सूरत हाल में बचाएगी। दिन गुजरते गए और दिन ब दिन वो बच्ची बड़ी होती जा रही थी। मोरनी उसके खाने पीने के लिए जंगल से कभी मधुमक्खी का शहद ले आती, कभी फलों को तोड़कर उनको पहले मुंह में चबाती और बच्ची के मुंह में डालती, कभी किसी बंदरियां का दूध ले आती और बच्ची को खिलाती पिलाती। बच्ची की मुस्कान, उसका हर कदम जैसे मोरनी के दिल के सबसे गहरे कोने में बसते जा रहे थे। मोरनी का दिल उस बच्ची के लिए ममता और हिफाजत का एहसास से भरा हुआ था। जैसे ही बच्ची के पास आती, मोरनी का दिल खुशी और डर के मिले जुले एहसासों से धड़कता। जंगल के उस गहरे हिस्से में जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाए थे, मोरनी और बच्ची का रिश्ता धीरे धीरे एक माँ बेटी के रिश्ते में बदल रहा था। मोरनी उस बच्ची को अपनी पंखों में लपेटकर उसे हर खतरे से बचाने की कोशिश करती, उसे प्यार से अपने पास सुलाती। बच्ची के चेहरे पर कभी भी डर नहीं दिखाई देता था, बल्कि उसकी आंखों में बस एक अनोखा सुकून और खामोशी थी। मोरनी और बच्ची का प्यार ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसा डर और उलझन नहीं था, अब उसमें मोरनी की तरह घने जंगल को समझने का जज्बा और यकीन था। वो अब धीरे धीरे जंगल के रास्तों को पहचानने लगी थी। मोरनी ने उसे सिखाया था कि कैसे वह जंगल के सारे खतरों से बच सकती है, और वह उसे हर दिन जंगल में घूमने के नए नए रास्ते दिखाती।
बच्ची अब अपनी छोटी सी अंगुली से मोरनी के पंखों को छूकर खेलने लगी थी। वह जानने लगी थी कि मोरनी की चोंच के नीचे हर दुख सुख की कहानियां छिपी थीं। मोरनी अब भी जंगल में हर दिन अपनी पूरी ताकत से बच्ची को हर खतरे से बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। एक दिन जब वो और बच्ची नदी के किनारे चल रहे थे, अचानक कुछ आंधी और तूफान जैसी हालत ने उनका रास्ता रोक लिया। बच्ची डर के बजाय मोरनी के पास और करीब आ गई। मोरनी ने उसे अपनी पंखों में लपेटा और उस आंधी से बचने के लिए एक पेड़ की छांव में ले आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कोई शिकारी या जानवर उन तक पहुंच जाता तो बच्ची की हिफाजत पर खतरा आ सकता था। लेकिन इस वक्त मोरनी का दिल उस बच्ची को अपनी पूरी ताकत से बचाने के लिए मचल रहा था। बच्ची अब बोलने लगी थी, अपनी नन्ही आवाज में, जिसे सुनकर मोरनी का दिल खिल उठता था। एक दिन मोरनी ने बच्ची को एक नई जगह दिखाई, जहां नदी का पानी बहता था और पेड़ों की छांव में चहचहाती बत्तखें अपनी खुशी से खेलती थीं। मोरनी ने बच्ची को समझाया कि ये जगह उनके लिए महफूज है, लेकिन उसे यहां आने के बाद भी हमेशा होशियार रहना होगा। बच्ची अब जानने लगी थी कि जंगल में भी एक तरह की जिद्दोजहद होती है जो उसे हर वक्त हिफाजत की जिम्मेदारी देती है। मोरनी और बच्ची का रिश्ता अब अजीब रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जंगल के हर कोने में उनका प्यार और जिद्दोजहद उनकी ताकत बन चुका था। बच्ची अब बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी समझ और जिज्ञासा थी। मोरनी ने उसे हर वो चीज सिखाई थी जो जंगल में रहकर जरूरी थी। हर दिन की शुरुआत होती थी मोरनी के साथ नन्हे कदमों की हल्की सी धड़कन से, और खत्म होती थी चांद की रोशनी में जब बच्ची मोरनी के पास सोती। मोरनी और बच्ची का रिश्ता अब सिर्फ एक माँ बेटी का नहीं, बल्कि दो दिलों का ऐसा जुड़ाव बन चुका था कि दोनों की आंखों में एक दूसरे का प्यार साफ दिखाई देता था। एक दिन जब जंगल में सूरज हल्का सा मंदा हो रहा था और जंगल की हवा में कुछ खास गौबार सा था, एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आया। वो हकीम साहब, जिन्हें जंगल के लोग बहादुर बाबा के नाम से जानते थे, कंधे पर एक पुरानी झोली डाले हुए थे। झोली में कई तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां रखी हुई थीं। उनकी नजरें जंगल के उन हिस्सों को जानती थीं जहां खास जड़ी बूटियां मिलती थीं, और वो उन्हीं की तलाश में थे। लेकिन जब हकीम साहब की नजरें जंगल के एक गहरे हिस्से में घूमे और उन दोनों, मोरनी और बच्ची को देखा, तो वो थोड़े देर के लिए चौंके। मोरनी को देखकर उनके दिल में हैरानी और उलझन पैदा हो गई थी। ये क्या देख रहे थे वो? जंगल के इतने गहरे हिस्से में एक मोरनी के पास बच्ची? ये बच्ची कहां से आई? क्या ये मोरनी किसी इंसानी बच्ची को उठा लाई है? हकीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से बच्ची और मोरनी के बीच के रिश्ते को गहराई से देखा। फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। हकीम साहब धीरे धीरे पास आकर मोरनी के पास खड़े हुए। उनकी आवाज में एक किस्म की समझ और मीठा एहसास था। उन्होंने मोरनी से कहा, क्या ये बच्ची तुम्हारी है या तुमने इसे कहीं से लाकर अपना लिया है? हकीम साहब ने इस सवाल को बड़े प्यार से पूछा था, जैसे वो जानना चाहते थे कि क्या बच्ची को किसी खतरनाक हालत से बचाने के लिए मोरनी ने उसे लिया था या कुछ और है। मोरनी ने बिना कोई लफ्ज कहे बस अपनी चोंच से बच्ची को और पास खींच लिया। वो बच्ची अब पूरी तरह से मोरनी के पास समा चुकी थी, और उसकी आंखों में वो खुशी और इत्मीनान था जो हर मां की आंखों में होता है। मोरनी ने ऐसा कोई इशारा किया कि हकीम साहब को समझ में आ गया कि ये बच्ची अब मोरनी के लिए बहुत ज्यादा खास है। हकीम साहब ने फिर धीरे से कहा, मोरनी, तुम्हारी वजह से ये बच्ची अब तक महफूज रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बच्ची यहां अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ उसे जंगल में रहते हुए बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और तुम उसे यहीं छोड़ दो। मोरनी का दिल इस बात से गुस्से और डर से भर गया। वो इस बच्ची को हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोई क्यों उसे बच्ची से अलग करना चाहता है। मोरनी ने चोंच से अपने पंखों को फैलाया और अपनी चोंच को हल्के से हकीम साहब के हाथों से दूर कर दिया। मोरनी का इशारा साफ था, बच्ची को वो किसी के हाथों में नहीं देने वाली। हकीम साहब, जो पहले थोड़ा परेशान और हैरान थे, अब धीरे धीरे समझ गए कि मोरनी का बच्ची के लिए प्यार और हिफाजत का रिश्ता बहुत गहरा था।
हकीम साहब ने खामोश अल्फाज में कहा, मोरनी, मैं समझता हूं कि तुम बच्ची से कितना प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर उसे महफूज नहीं रखा जा सकता। जंगल में हर वक्त कोई न कोई खतरा हो सकता है। फिर उन्होंने मोरनी से कहा, मैं तुम दोनों को अपनी झोपड़ी तक ले जाऊंगा, जहां तुम्हारे लिए कोई खतरों की बात नहीं होगी। बच्ची को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम दोनों को जहां सुकून मिले वहीं रहना। मोरनी ने अपनी चोंच से बच्ची को पकड़ा और हल्के से आगे बढ़ा दिया, जैसे ये सब समझ रही हो। बच्ची ने मोरनी के पंखों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा खुशी ओर से चमकने लगा। हकीम साहब ने मोरनी और बच्ची को अपने साथ लिया और जंगल के गहरे हिस्से में मौजूद अपनी झोपड़ी तक पहुंच गए। ये झोपड़ी किसी पुराने मगर बहुत प्यारे घर जैसा थी। उसकी दीवारें मिट्टी और बांस से बनी हुई थीं और छत पर सूखी घास और तिनके थे। झोपड़ी के पास छोटे छोटे फूलों और औषधियों से भरे बगीचे थे, जो हकीम साहब की मशहूर जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होते थे। झोपड़ी का माहौल बहुत सुकून देने वाला था। एक तरह का सुकून और राहत का एहसास था यहाँ, जैसे हर चीज अपनी जगह पर हो। बाहर से देखने पर यह झोपड़ी साधारण सी लगती, लेकिन अंदर जाने पर वहां का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर हकीम साहब द्वारा इकट्ठे किए गए पुराने दवाइयों के पैकेट और जड़ी बूटियों के बर्तन लगे हुए थे। हकीम साहब ने मोरनी और बच्ची को झोपड़ी के अंदर दाखिल कराया। हकीम साहब ने बच्ची का नाम मुस्कान रखा। मुस्कान की आंखों में जिज्ञासा और हैरानी दोनों थे, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। झोपड़ी घर और ये इंसान, ये सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन मोरनी के साथ होने से उसे किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि मोरनी उसके पास है और उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। हकीम साहब ने मुस्कान को अपनी गोदी में उठाया और बड़ी प्यार से उसका नाम रखा। तुम्हारा नाम अब मुस्कान होगा, क्योंकि तुम हमेशा मुस्कुराती हो और तुम्हारी मुस्कान ही मुझे राहत देती है। मुस्कान की आंखों में एक चमक आ गई और वो इस नए नाम से बहुत खुश हो गई, जैसे उसे अब अपने मौजूद होने का एहसास हो रहा हो। हकीम साहब ने मुस्कान को अपनी बेटी और शागिर्द दोनों तरह से पालने का फैसला कर लिया। वो उसे सिर्फ एक बच्ची के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी शागिर्द के तौर पर भी देख रहे थे। वो चाहते थे कि मुस्कान का दिमागी और जिस्मानी विकास अच्छे से हो, ताकि वह जिंदगी की मुश्किलों से जूझ सके और अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सके। हकीम साहब ने मुस्कान को अपनी जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उसे बताते थे कि कैसे हर पौधा और जड़ी बूटी का अलग अलग असर होता है और कैसे उनका इस्तेमाल इंसानी जिंदगी में किया जा सकता है। मुस्कान को धीरे धीरे हकीम साहब की बातें समझ में आने लगीं। वह हकीम साहब की जिंदगी को देखती और समझती, जैसे वह खुद भी किसी दिन इस काम को करने के काबिल बनेगी। हकीम साहब की झोपड़ी में, जो पहले बहुत साधारण और अकेली सी जगह लगती थी, अब मुस्कान की हंसी और आवाज ने इसे घर जैसा बना दिया था। मुस्कान धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसके साथ साथ उसकी समझ भी बढ़ती जा रही थी। वो हकीम साहब के दवाइयों और जड़ी बूटियों के बारे में महारत हासिल करने लगी थी। उसकी आंखों में अब एक अलग तरह का सुकून था। मुस्कान अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो 20 साल की हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। वह अब बहुत समझदार, चौकस और जिम्मेदार हो चुकी थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी बड़े हकीम या डॉक्टर की हो सकती थी। मोरनी का प्यार और हकीम साहब की दी हुई तालीम ने उसे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। हकीम साहब अब उसे सिर्फ औषधियां और जड़ी बूटियां नहीं सिखाते थे, बल्कि वह उसे यह भी समझाते थे कि जिंदगी में जिद्दोजहद क्या होती है। मुस्कान अब महसूस करने लगी थी कि जंगल और इंसान के बीच का फर्क सिर्फ बाहरी रूप में होता है। असली फर्क तो दिलों और रिश्तों का होता है। मुस्कान के दिल में मोरनी के लिए गहरी फिक्र और प्यार था। मोरनी अब उसकी एक सहेली और मां बन चुकी थी। मुस्कान को यह समझ में आ चुका था कि मोरनी ने उसे जन्म नहीं दिया था, मगर उसने उसे वह सब कुछ दिया था जो एक मां अपनी बच्ची को देती है। मोरनी के बिना उसका जीवन अधूरा होता। मुस्कान का दिल अब पूरी तरह से हकीम साहब और मोरनी के बीच बंट चुका था। जंगल में जीने का उसका तरीका और इंसानियत के बारे में उसकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन वो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी।
अब मुस्कान के पास न सिर्फ हकीम साहब का जड़ी बूटियां वाला इल्म था, बल्कि जंगल और इंसानियत के रिश्ते की भी गहरी समझ थी। वो सोचने लगी थी कि अगर जंगल में रहने वाली एक मोरनी किसी इंसान को अपनी बेटी की तरह पाल सकती है, तो वो भी किसी दिन इस दुनिया में अपना नाम कमा सकती है। मुस्कान अब मोरनी के बिना जंगल में एक कदम भी नहीं चलती थी। वो जानती थी कि मोरनी ने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और अब उसकी बारी थी कि वो मोरनी को कभी अकेला न छोड़े। मोरनी उसके लिए मां से भी बढ़कर थी, और मुस्कान का दिल हमेशा यही चाहता था कि मोरनी को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। हकीम साहब ने मुस्कान की तरक्की को देखा और अपनी आंखों से उसका बदलता हुआ रूप देखा। वह अब एक मंजी हुई हकीम बन चुकी थी। वह न सिर्फ औषधियों और जड़ी बूटियों की जानकार थी, बल्कि उसने जंगल और इंसानियत के रिश्ते को भी समझ लिया था। हकीम साहब का दिल भी मुस्कान की इस तरक्की से फूल गया था। वह अब मुस्कान को अपनी बेटी से ज्यादा मानते थे। वह हमेशा उसे कहते थे, तुमने मुझे वो सिखाया है जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जान पाया था। मुस्कान ने हमेशा उसकी सलाह मानी थी, लेकिन अब वो भी खुद अपनी राहों पर चलने लगी थी। मुस्कान अब जंगल में एक जानकार हकीम के तौर पर जानी जाती थी। वह न सिर्फ जंगल के जानवरों का इलाज करती थी, बल्कि इंसानों के बीच भी उसकी आवाज फैलने लगी थी। हर कोई जानता था कि मुस्कान के पास मुश्किल बीमारी का भी इलाज है। मुस्कान ने कभी भी अपनी पहचान को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, मगर उसकी अक्लमंदी और अच्छाई ने उसे सबके दिलों में एक खास जगह दिलवा दी थी। जैसे जैसे मुस्कान बड़ी हो रही थी, मोरनी का प्यार और उसकी मौजूदगी और भी अहम होती जा रही थी। वो अब पहले की तरह नाजुक नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर और समझदार लड़की बन चुकी थी। लेकिन उसका दिल हमेशा मोरनी के पास ही था। मोरनी के बिना उसका दिल न लगता था। वो जानती थी कि मोरनी ने उसे मां की तरह पाला। मोरनी और मुस्कान का रिश्ता वक्त के साथ और भी मजबूत हो गया था। मुस्कान अब समझ चुकी थी कि अगर उसे जंगल में अपनी जगह बनानी है, तो मोरनी की तरह किसी भी मुश्किल का सामना करना होगा। लेकिन मुस्कान का दिल हमेशा उस प्यार से भरा था जिसे मोरनी ने उसे दिया था। एक दिन जाड़ों की हल्की सी दस्तक थी और पेड़ों पर धूप की किरणें चुपचाप उतर रही थीं। हवा में एक खामोशी सी थी, वो वाली जो किसी अनकही उलझन से भरी हो। बहादुर बाबा यानी हकीम साहब को एक बेहद जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मुस्कान और मोरनी को बहुत मोहब्बत से समझाया, बेटी, कुछ दिन का मसला है। मेरी गैर मौजूदगी में तन्हा मत महसूस करना। तू अब अकेली नहीं, तू खुद अब दूसरों की हिफाजत करने लायक बन गई है। मुस्कान ने सिर झुका के जी बाबा कहा, और मोरनी तो जैसे हर बात बिना अल्फाज के समझ जाती थी। अब उस झोपड़ी में सिर्फ मुस्कान और वो सादा सी मोरनी रह गईं। दोनों का रिश्ता अब किसी माँ बेटी से कम न था। दिन बीतते और रातें आते तो मोरनी मुस्कान से लिपटकर नींद में चली जाती, और मुस्कान अक्सर उसके परों में चेहरा छुपाकर सो जाया करती थी। जंगल में उनकी जिंदगियों का अपना एक मुकम्मल जहां बस चुका था। इधर उसी जंगल की दूसरी जानिब शिकारियों का एक काफिला दाखिल हुआ था। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा अरसलान अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ शिकार की तलाश लिए जंगल के साए में उतर चुका था। अरसलान, जिसने आज तक महल के बाहर की जिंदगी सिर्फ कहानी में सुनी थी, उसे जंगल की खुशबू, डर और खामोशी में कुछ अजीब सा मजा आ रहा था। मगर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। एक जंगली सूअर अचानक झाड़ियों से निकला और शहजादे के घोड़े ने बौखलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाजू में एक गहरी चोट आ गई और घुटने से लहू टपकने लगा। सिपाही घबरा गए। शहजादे, आपके जख्म गहरे हैं। पास ही एक बुजुर्ग हकीम रहते हैं, बहादुर बाबा। हमारे बादशाह के करीबी हैं। उनकी झोपड़ी ज्यादा दूर नहीं, वहीं चलिए। शहजादा अरसलान ने आंखें बंद कर लीं। दर्द उसके चेहरे पर उतर आया था, मगर सिपाहियों ने कुछ देर में ही उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा दिया, जिस झोपड़ी में अब न बहादुर बाबा थे, न उनकी वही बूढ़ी आवाजी। झोपड़ी के बाहर मोरनी बैठी थी। किसी अजनबी की आहट पर वो हर बार पहले जाग जाती थी, मगर इस बार उसे कुछ एहसास सा हुआ। जैसे ही सिपाही झोपड़ी तक पहुंचे, मुस्कान बाहर निकल आई। उसके लिबास पर मिट्टी थी, हाथों में दवा की कुछ पत्तियां
और आंखों में वही सुकून जो सिर्फ जंगल जानता था। हकीम साहब नहीं है? नहीं, वो बाहर गए हैं, मुस्कान ने कहा, और शहजादे को देखकर एक पल को रुक गई। जख्म तो गहरा है, देर हुई तो हालत खराब हो सकती है, अंदर ले आइए। मुस्कान ने मोरनी की तरफ देखा, जैसे हर फैसले से पहले वो उसकी तस्दीक लिया करती थी। मोरनी ने आंखों से इशारा किया, कर इसका इलाज कर। शहजादा अंदर लाया गया। झोपड़ी में वही मिट्टी की खुशबू, वही पुरानी खपरेल की दीवारें, और एक ऐसा सुकून जो शायद शाही महलों में भी नहीं होता। मुस्कान ने फौरन अपने काम का सामान निकाल लिया। जड़ी बूटियों से बनी मरहम, गर्म पानी, नीम की छाल और वो नर्म लहजा जो किसी दर्द को चुप करा दे। दर्द ज्यादा है? तुम कौन हो? शहजादा धीरे से बोला। मुस्कान, बहादुर बाबा की बेटी। उसने जख्म की सफाई शुरू की तो शहजादा की आंखें मुस्कान के चेहरे पर टिक गईं। वो कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अजीब सी तसल्ली, एक खामोश लहजा जो हर शोर को खामोश कर दे। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न मोरनी की चहचहाहट, न मुस्कान की हल्की सी हंसी, न शहजादे के लफ्ज, बस दर्द, मरहम और एक खास सा रिश्ता जो अभी अभी शुरू हुआ था, बिना कोई नाम लिए। शहजादा अरसलान की तबीयत अब संभलने लगी थी। शहजादा सोच रहा था कि मुस्कान से पूछी, मुस्कान जी, तुम यहां अकेली? अकेली नहीं, मोरनी है, और बाबा होते हैं अक्सर। हां, आजकल बाहर गए हुए हैं। शहजादा कुछ कहना चाहता था पर चुप हो गया। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ जंगल की ताजगी, ये झोपड़ी, ये लड़की जिसका रंग जैसे दूध सा था और आंखें जैसे कोई हिरनी की आंखें। दूसरी तरफ वो खुद, एक शहजादा, महलों का रहने वाला, सियासत और तख्त के बोझ में दबा हुआ एक लड़का जिसे अब पहली बार किसी ने दर्द की जगह एहसास दिया था। अगले दिनों में शहजादा की हालत और बेहतर होती गई। मुस्कान उसके खाने पीने का ख्याल रखती, सुबह दोपहर मरहम बदलती और कभी कभी बस बैठी रहती मोरनी के साथ चुपचाप। तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है। लोग आंखों में देखकर बातें नहीं समझते शहजादे, कुछ बातें तो एहसास से महसूस होती हैं। अरसलान को पहली बार कोई ऐसे लहजे में जवाब दे गया था, बेझिझक मगर बेहिसाब गहरा। वो रात जब शहजादा पहली बार उठकर बाहर बैठा, उसने देखा झोपड़ी के बाहर चांदनी में मुस्कान और मोरनी बैठे थे। मुस्कान मोरनी के परों में उंगलियां फेर रही थीं और चांद जैसे मुस्कुरा रहा था। मोरनी, तेरे पर अब भी उतने ही नर्म हैं जैसे बचपन में थे। क्या तुम इससे बातें करती हो? हर दिन, हर लम्हा। ये मेरी मां भी है, दोस्त भी। शहजादा उस रात देर तक नहीं सोया। वो बहुत कुछ सोचता रहा। ये लड़की कौन है? ये कैसी औरत है जो एक मोरनी के साथ पलकर इतनी अक्लमंद बन गई? क्या मुमकिन है कि कोई इतना सादा हो और फिर भी दिल में इतना असर रखता हो? 3 दिन बाद शहजादा पूरी तरह ठीक हो गया। सिपाहियों ने कहा, शहजादे, अब चलना चाहिए, महल में आपका इंतजार है। मगर अरसलान की आंखें उस झोपड़ी से हट नहीं रही थीं। उसका दिल किसी अजीब से रिश्ते में बंधने लगा था। ऐसा रिश्ता जो अभी बना भी नहीं था, मगर टूट जाने का डर महसूस होने लगा था। मुस्कान जी, शहजादे, क्या मैं फिर कभी आ सकता हूं? नहीं, अभी मेरे बाबा नहीं हैं, तुम्हारा अकेला आना ठीक नहीं। और उस पल जैसे वक्त थम गया था। शहजादा अरसलान ने मुस्कान की आंखों में देखा और फिर मोरनी की तरफ देखा, जैसे वो भी कोई सच जानती हो। सिपाहियों के साथ वो चला गया, मगर उसका दिल वहीं रह गया, उस जंगली झोपड़ी, उस प्यारी मुस्कुराहट और उस खामोश मोरनी के पास। शहजादा अरसलान जब वापस महल पहुंचा तो महल के दरो दीवार जैसे उम्मीद की तलाश में उसके चेहरे को देखने लगे। बादशाह सलामत ने शहजादे को देखते ही अपने गुस्से और बेचैनी को छुपाया नहीं। अरसलान, ये क्या सूरत हाल है? तुम कई दिनों से गायब थे, शिकार पर गए थे या जिंदगी से खेल रहे थे? शहजादा कुछ पल खामोश रहा, फिर बड़े सादगी भरे लहजे में बोला, अब्बा जान, मैं जख्मी हो गया था। जंगल में एक जंगली सुअर ने हमला किया। मेरे साथ के सिपाही मुझे उठाकर पास की झोपड़ी में ले गए। वहां मुझे हकीम बाबा की बेटी ने संभाला। उसने मेरा मरहम किया, मेरा इलाज किया।
बादशाह ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। क्या कहा तुमने? हकीम बाबा की बेटी? जी, मुस्कान नाम है उसका। बड़ी सीधी मगर समझदार। उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि जैसे किसी दरिया के पास बैठा हो कोई। बादशाह के चेहरे पर हैरानी उतर आई। उसने तुरंत अपने पुराने वफादार बुजुर्ग वजीर को बुलाया। हकीम बहादुर बाबा की कोई बेटी है क्या? वजीर ने धीमे सुर में मगर यकीन से जवाब दिया। बादशाह सलामत। हकीम बहादुर बाबा कई बरसों से तन्हा हैं। उनकी बीवी का इंतकाल हुए भी अरसा हो चुका। औलाद का कोई नामो निशान नहीं। बादशाह ने गौर से शहजादे की आंखों में देखा, जैसे कोई छुपा हुआ सच तलाशना चाह रहा हो। तो फिर उस झोपड़ी में रहने वाली लड़की कौन थी? अरसलान अब उलझ गया था। उसके चेहरे पर सवालों का अक्स उतरने लगा। मगर अब्बा जान, वो तो कह रही थी कि हकीम बाबा अक्सर रहते हैं उनके साथ। उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया। बादशाह की आवाज में अब शक भरने लगा था। क्या मुमकिन है कि हकीम बाबा कुछ छुपा रहे हों? और अगर नहीं, तो फिर कौन है ये लड़की जो उनके नाम पर उनकी झोपड़ी में उनके तजुर्बे से किसी शहजादे का इलाज करती है? महल के अंदर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि सरगोशियां, अटकलें और कुछ खौफनाक इरादे पनपने लगे थे। शहजादा अरसलान के दिल में वो लड़की एक अजीब सी जगह बना चुकी थी, और अब जब उसे ही सवालों के घेरे में डाला जा रहा था, तो शहजादा बेचैन हो उठा। अब्बा, मुझे दोबारा जाना होगा। मुझे खुद जानना है कि वो मुस्कान कौन है। अगर वो धोखा है, तो मैं सबसे पहले उसे सजा दूंगा। लेकिन अगर वो सच है, तो मैं उसे इस महल में लाकर पूरी दुनिया को उसका सच दिखाऊंगा। बादशाह ने तेज निगाहों से उसे देखा। जा सकते हो, मगर याद रखो, एक शहजादा अपनी रियाया पर भरोसा करता है, मगर भरोसे के बदले धोखा मिले तो सिर्फ दिल नहीं, तख्त भी हिलते हैं। अगले दिन शहजादा दोबारा निकलने वाला है। इस बार सिर्फ मुस्कान को देखने नहीं, बल्कि एक राज से पर्दा उठाने। और उधर जंगल में मुस्कान और मोरनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि महल अब उन्हें यूं याद करेगा। अगले दिन झोपड़ी की तरफ आते हुए शहजादा अरसलान का दिल किसी अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। रास्ता वही था, पेड़ों से ढका, हरियाली से सजा, मगर अब उसकी नजरों में सिर्फ एक मंजिल थी, मुस्कान। झोपड़ी पर पहुंचते ही मोरनी की तेज नजरें शहजादे को भांप गईं। उसने तुरंत हल्की आवाज में मुस्कान को बुलाया। मुस्कान बाहर आई। वो सादा, साफ और सुकून देने वाली सूरत फिर सामने थी। शहजादा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम मुस्कान हो ना? जी। मुस्कान ने हौले से सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब हैरानी और उलझन थी। क्या तुम जानती हो कि हकीम साहब की कोई औलाद नहीं? महल में बताया गया कि उनका कोई बेटा बेटी नहीं है। फिर तुम कौन हो? मुस्कान की आंखों में अब पानी भरने लगा। आवाज में एक खामोशी उतर आई। मुझे तो कुछ याद नहीं जनाब। मुझे हमेशा यही लगा कि वही मेरे बाबा हैं। उन्होंने मुझे प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, दवा सिखाई, हिफाजत की। हर बुखार में मेरे पास बैठे रहे। अगर वो मेरे असली बाबा नहीं, तब भी मेरी जिंदगी के वही सबसे बड़े रिश्ते हैं। शहजादा कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखें मुस्कान की आंखों में सच तलाश रही थीं, और उसे साफ दिखा ये लड़की झूठ बोल ही नहीं सकती। अचानक ही झोपड़ी के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मुस्कान, मेरी बच्ची। मुस्कान का चेहरा खिल गया। उसने देखा, हकीम बहादुर बाबा झाड़ियों से होते हुए सामने आ गए थे, थके हुए मगर सही सलामत। बाबा! मुस्कान दौड़कर उनसे लिपट गई। आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। हकीम साहब ने मुस्कान के सर पर हाथ रखा, जैसे कोई बाप बरसों बाद अपनी बेटी से मिल रहा हो। बस एक जरूरी मरीज के पास गया था बेटा, जल्दी लौटने की कोशिश की। शहजादा ने आगे बढ़कर आदाब अर्ज किया। हकीम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन शहजादा के चेहरे की गंभीरता उन्हें चुभ गई। हकीम साहब, ये लड़की जिसे आप बेटी कहते हैं, मुस्कान, क्या ये आपकी असली बेटी है? हकीम साहब ने एक लंबी सांस ली। वक्त जैसे कुछ लम्हों के लिए थम गया। नहीं शहजादे, ये मेरी खून की औलाद नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर मेरी औलाद है। इस बच्ची को मैंने जंगल के किनारे पाया था, जब ये मुश्किल में थी।
तब से ही मैंने इसे अपनी बेटी समझकर पाला, इसकी हिफाजत करने की कोशिश की, जड़ी बूटियों का इल्म सिखाए, हुनर सिखाया। इसका कोई रिश्ता नाम से नहीं, बल्कि जिंदगी की जिद्दोजहद से है। मुस्कान अब तक खामोश थी, मगर उसकी आंखों से आंसू बेआवाज बह रहे थे। शहजादा ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसे समझ में आया कि कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, वक्त और वफा से बनते हैं। कुछ पल बाद शहजादा ने अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया। हकीम साहब, मुस्कान, आप दोनों को मेरे साथ महल चलना होगा। अब इस बात को साफ करना जरूरी है कि एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की ने जो कमाल दिखाया, वो सिफर से कैसे पहुंची इस मकाम तक। आप दोनों पर इल्जाम नहीं है, मगर आज के बाद ये सब राज नहीं रहने दूंगा। मुस्कान ने एक बार बाबा की तरफ देखा। हकीम साहब ने सर हिलाया और बोले, चलो बेटा, अब जो हकीकत है वो सामने लानी ही होगी। और अब झोपड़ी की मोहब्बत और जंगल की तालीम महल के अंदर दस्तक देने वाली है। शहजादा, मुस्कान और हकीम साहब तीनों एक साथ, मगर अलग अलग सवालों के साथ शाही रास्ते पर रवाना हो चुके थे। महल की फिजा आज कुछ अलग थी। आम दिनों की तरह कोई शाही ऐलान नहीं हुआ था, फिर भी हर ओहदेदार, हर वजीर, हर दरबारी सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रहा था। बादशाह और शहजादा आज दरबार में कुछ ऐलान करेंगे। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे थे, मगर चेहरा सख्त नहीं, बल्कि भीतर से भीगा हुआ था। हकीम बहादुर साहब जब दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जैसे कोई सालों बाद किसी पुराने भरोसेमंद दोस्त से मिल रहा हो। हकीम बाबा, बादशाह की आवाज में एक नरमी, एक तहजीब, एक गहराई थी। आपने तो शहजादे को सिर्फ ठीक नहीं किया, उसकी जान बचाई, मगर साथ ही आपने हमारी रियासत को एक काबिल हकीम भी दी। फिर बादशाह की नजर मुस्कान पर गई, जो आज पहली बार महल में खड़ी थी। कच्चे कपड़े, सादगी, मगर आंखों में ऐसा वकार, ऐसा एहतराम, जिसे देखकर दरबार की औरतें भी हैरान थीं। बादशाह ने हकीम साहब से सवाल किया, बाबा, ये लड़की मुस्कान क्या वाकई आपकी बेटी नहीं? हकीम साहब ने वही जवाब दिया जिसमें खून का नहीं, बल्कि रूह का रिश्ता था। नहीं बादशाह सलामत, ये मेरी बेटी नहीं, मगर मेरी जिंदगी की एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा फख्र है। मैंने इसे बचपन में पाया, ये मोरनी के पास थी, और तब से मैंने इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इतना कहते ही पीछे से एक नरम सी चहचहाहट गूंजी। मोरनी अब बुजुर्ग हो चली थी, मगर आज भी उसकी आंखों में ममता का वही उजाला था। दरबार में हर कोई अब उस परिंदे को देख रहा था जिसने एक इंसानी बच्ची की परवरिश में हिस्सा लिया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने शहजादे की तरफ देखा और कहा, अरसलान, आज अगर तू जिंदा है तो इसी बच्ची की वजह से है। क्या तू इसके एहसान को रिश्ता देना चाहता है? शहजादा मुस्कुराया, एक बेहद सच्ची, खामोश मगर गहरी मुस्कान। अब्बा जान, मैंने अपने दर्द में इसकी नरमी देखी, अपनी लाचारगी में इसका हुनर और अपनी खामोशी में इसका एहसास। अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपने हमसफर बनाना चाहता हूं। दरबार में हल्का शोर गूंजा, कुछ हैरानी, कुछ जलन, कुछ खुशी और कहीं कहीं हिचक। बादशाह ने पहले हकीम साहब और बच्ची की मर्जी पूछी। उन्होंने हां कर दी, क्योंकि हकीम साहब बादशाह को पहले से ही जानते थे और अरसलान भी उनके सामने पला बड़ा था। इसके बाद शाह ने हाथ उठा दिया। आज से मुस्कान हमारे घर की बहू है। एक मोरनी की परवरिश पाई और एक हकीम की तालीम। शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि सादगी, सुकून और इज्जत से हुई। मुस्कान ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जंगल में उसकी खामोशी गूंजती थी, आज वहीं से चलकर वो एक शाही रिश्ता बनेगी। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। महल के हर कोने में आज भी मुस्कान की सीधी बातें, उसकी सादगी और उसकी मोहब्बत के किस्से गूंजते थे। मगर शहजादा अरसलान की नजरें अब कुछ और तलाश कर रही थीं। सच, जो अब तक किसी घने जंगल में दफन था। एक शाम बादशाह ने हकीम बहादुर साहब को पास बुलाया। उनके चेहरे पर सोच की गहराई थी। हकीम बाबा, इस बच्ची ने हम सबका दिल जीत लिया, मगर अब मेरा दिल ये पूछता है कि इसकी पहचान क्या है? कौन है इसके असली वालिदैन? क्यों एक बच्ची को जंगल में फेंक दिया गया था? हकीम साहब की आंखों में एक साया लहराया। वो पल
जब उन्होंने एक प्यारी 4 साला बच्ची को एक घायल मोरनी की चोंच में दबा देखा था, बादशाह ने फौरन एक शाही ऐलान जारी कराया। जो भी शहजादी मुस्कान के बारे में कुछ भी जानता हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। ये ऐलान जैसे ही पूरे मुल्क में गूंजा, हर गली, हर गांव, हर दरख्त के नीचे सिर्फ एक ही नाम फुसफुसाया जाने लगा, मोरनी की बेटी। और फिर एक बहुत बूढ़ा सा लकड़हारा, जो जंगल के बाहर एक पुरानी झोंपड़ी में रहता था, जिसके हाथों में दरारें थीं और पीठ झुकी हुई थी, उसके कानों तक भी ये खबर पहुंच गई। वो उस दिन अपनी लकड़ियां गिन रहा था जब पास से गुजरते एक दरबारी ने उसी ऐलान को दोहराया। लकड़हारे के हाथ से लकड़ियां छूट गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त अचानक पीछे लौट गया हो। वो आवाजें, वो चीखें, वो मोरनी की फड़फड़ाहट और एक मर्द की आवाज, इसको छोड़ दो औरत, कोई देख लेगा तो। नहीं, इसको उठा लाओ, हमें इसे छोड़ना ही होगा। लकड़हारे की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया वो सुबह जब एक नवजात बच्ची की चीखें जंगल में गूंज रही थीं और एक घायल मोरनी उसे अपनी चोंच में भरकर जंगल के गहरे हिस्से में ले जा रही थी। उस दिन वो डर के मारे किसी को कुछ न कह सका था, लेकिन आज वक्त उसे फिर उसी मोड़ पर ले आया था। दोस्तों, ये वही लकड़हारा था जो वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि वो मोरनी और उन लड़का लड़की की लड़ाई देख रहा था। लकड़हारा सीधा किले के बाहर पहुंचा। वहां पहरेदारों को सब कुछ बताया, वो वक्त, वो मंजर, वो आवाजें और वो बच्ची। जब बादशाह और शहजादा को उसकी बात पता चली तो फौरन उसे अंदर बुलाया गया। लकड़हारा कांपते हाथों से एक पुराना टूटा हुआ चांदी का कड़ा बाहर निकाला। ये उसी बच्ची के हाथ में था उस दिन जब मोरनी उसे लेकर जा रही थी। मुस्कान ने वो कड़ा देखा और अचानक उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा। बादशाह ने लकड़हारे को काफी इनाम दिया और फौरन हुक्म दिया उस इलाके में तहकीकात शुरू की जाए जहां लकड़हारे ने वो मंजर देखा था। कुछ ही दिन बाद सच्चाई सामने आ गई। एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखने वाला नौजवान, जिसका रिश्ता एक अमीर वजीर की बेटी से तय था, मगर उसने एक गरीब गांव की लड़की से नाजायज रिश्ता बना लिया था। जब बच्ची पैदा हुई तो इज्जत बचाने के लिए उस आदमी ने लड़की को समझाया, अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें इसे कहीं छोड़ना होगा, जंगल में, चुपचाप। और उस गरीब औरत ने भी आंसू बहाते हुए बेटी को अपने हाथों से जंगल के हवाले कर दिया। जब इन सब का पता चला तो बादशाह ने उन दोनों को बुलवाया, वो लड़की जो अब बूढ़ी हो चली थी और वो मर्द जो अब भी अपने झूठ को दबाकर जी रहा था। जैसे ही उन्होंने मुस्कान को देखा, औरत फूट फूट कर रो पड़ी, मेरी बच्ची, मैंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, मगर कमजोर थी, डर गई थी। मुस्कान बस देखती रही। उसके असली माँ बाप उसके सामने थे, मगर आज उसकी पहचान वो रिश्ता नहीं था। आज उसका रिश्ता था मोरनी से, हकीम बाबा से, उस जिद्दोजहद से जिसमें उसकी परवरिश हुई। बादशाह ने उन दोनों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन मुस्कान ने रोक दिया। बादशाह ने पूछा, मुस्कान, तुम क्या चाहती हो? मुस्कान ने सिर्फ इतना कहा, जिन्होंने मेरी हिफाजत की, जिनके लहजे में प्यार था, जिनकी गोद में ममता और आंखों में एहसास था, वो मेरी दुनिया है। और जो डर के मारे मुझे छोड़ गए, उन्हें मैं माफ करती हूं, मगर कबूल नहीं। सब चुप थे। सिर्फ एक मोरनी की आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हो, मां होना खून से नहीं, एहसास से भी होता है। मुस्कान के कहने पर उन दोनों को छोड़ दिया गया। मुल्क में अमन था। महल के मैदानों, कमरों और जगह जगह शहजादी मुस्कान के बारे में बातें होती थीं, जो अब जैसे उस रियासत की जान बन चुकी थी। मगर एक कोना था जहां खामोशी पसरी थी, जहां कोई उलझन सांसें ले रही थी। वो कोना था बाग के पीछे एक पुराना हरा दरख्त, जहां एक थकी मांदी मोरनी रोज जाकर बैठती थी। मुस्कान अब भी सुबह को सबसे पहले उसी मोरनी से मिलने जाती, उसे अपने हाथों से पानी पिलाती, चावल खिलाती। मगर अब मोरनी ज्यादा उड़ती नहीं थी, ना ही पहले जैसी चहकती थी। उसकी आंखों में जैसे कोई विदाई की परछाई थी। एक सुबह जब बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, पत्तों पर ओस की नमी थी और मुस्कान मुस्कुराते हुए दौड़ी चली आई। मोरनी जमीन पर बैठी थी, एकदम खामोश।
मुस्कान घबरा गई। क्या हुआ मेरी अम्मी? उसने मोरनी को गोद में उठा लिया। शहजादा अरसलान भी पीछे पीछे आ पहुंचे। हकीम बाबा को भी बुलाया गया, मगर मोरनी ने धीरे धीरे मुस्कान की उंगली थामी और उसकी तरफ देखा। फिर मोरनी ने अपनी गर्दन मुस्कान के सीने से लगाई और एक धीमी बुझती सी सांस के साथ हमेशा के लिए चुप हो गई। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें नम थीं, शहजादा की उंगलियां कांप रही थीं। मुस्कान बस जैसे पत्थर की तरह बैठी रही। 3 दिन बाद महल के पीछे मोरनी को जमीन में दबा दिया गया। चारों तरफ फूल बिछाए गए। ऊपर एक संगमरमर की पट्टी रखी गई। उस पर लिखा गया, मां, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया मगर मां से बढ़कर चाहा। महीनों बीत गए। मुस्कान फिर से अपने कदमों पर खड़ी थी। वो जानती थी मोरनी अब भी उसकी यादों में जिंदा है। कहानी तो खत्म हो गई मगर रिश्ता नहीं, क्योंकि कभी कभी मां परों वाली होती है, जैसे मोरनी थी।